Okay, let's start the class. Okay, today we are going to start unit 5. ठीक है, और बेसिकली जो आपने पेपर में क्वेश्चंस किए हैं मैं उसका सोल्यूशन आपको एक दो दिन में फिर से बता दूंगी, क्योंकि कुछ लोगों ने गलत भी किया है, कुछ लोगों ने सही भी किया है, तो आई विल एक्सप्लेन इट। आइलर्स थ्योरम आपने सही किया है रिगार्डिंग दैट टोटल डिफरेंशियल, बहुत लोगों ने गलत सलत किया है, लॉजिक बताया गया था फिर भी सही से नहीं किया। एंड इंटीग्रेशन एक मेथड सही है, एक मेथड गलत है, उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट अप्लाई करके सॉल्व करना था दोनों इंटीग्रेशन के पार्ट। ठीक है, तो मैं उसका सोल्यूशन बाद में करा दूंगी, पहले लेट्स टॉक अबाउट यूनिट 5। ठीक है, क्योंकि यूनिट 5 कंप्लीट होना जरूरी है। Okay, so unit 5 में we are talking about linear higher order differential equation with constant coefficient। ये जो सबसे पहले अगर आप बोर्ड पे देखें, एक मैंने इक्वेशन लिख रखी है dny plus upon dxn plus a1 dn minus 1 y dxn minus 1 then a2 dn minus 2 upon y dxn minus 2 and so on equal to q है। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन को जहां पे यू हैव वन कांस्टेंट, ठीक है, आपके पास एक कांस्टेंट है जो कि सिमिलर है, अब वो डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती है बट यू हैव अ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर कोई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें अब वो हायर ऑर्डर का मतलब 5 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3 ऑर्डर का भी हो सकता है, 2 ऑर्डर का भी हो सकता है, तो मैंने एक जनरल लिखा हुआ है, जनरल कैटेगरी में आप इसको 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर के हिसाब से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में जो गिवन है वो सेकेंड ऑर्डर के हिसाब से, मैं एक जनरलाइज फॉर्म एन तक के लेके जा रही हूँ। ओके, सो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dn y अपॉन dxn प्लस a1 एक कोफिशिएंट है, ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू हर एक में पाई जाती है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है आपको, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड दिस जनरल सोल्यूशन, आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन निकालना है। ओके, अभी तक जो हमने देखा दैट वाज अ डिफरेंट टॉपिक। अब अगर हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट है तब हम कैसे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन जो आप निकालते हैं मैं बता दूं, ये होता है कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो इस यूनिट में हम यही चीज फाइंड करेंगे। आज के लेक्चर में सीएफ भी देखेंगे एंड पीआई भी देखेंगे, ये कैसे फाइंड करते हैं। इस पे हो सकता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये यूनिट को निग्लेक्ट नहीं करिएगा, ध्यान दीजिएगा इस यूनिट में। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन बनाने के लिए, 1 मिनट। ओके, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगी, आपको उसका जनरल सॉल्यूशन कंप्यूट करने के लिए दिया रहेगा एंड जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या तो यहाँ पे q गिवन होगा, सपोज इट कैन बी sin x x स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या जीरो भी हो सकता है। तो जीरो कब होगा और क्यू कब होगा ये मैं आपको बता दूंगी। आपको ये चीज समझ, क्वेश्चन देख के समझ के आना चाहिए कि आपको सी एफ निकालना है कि पीआई भी निकालना है, ये गिवन नहीं रहेगा, ये आपको डिटरमाइन करना रहेगा। ठीक है, बाय सीइंग द क्वेश्चन यू हैव टू डिटरमाइन दिस। ओके, सो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, हम कोई भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा जहां जहां पे डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन है, वहां पे मैंने क्या किया है, डी अपॉन डी एक्स को मैंने डी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सो जहां पे डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन है वहां पे आ गया डी एन, देन ए वन कॉन्स्टेंट है तो इट विल रिमेन एज इट इज, और जहां पे डी एन माइनस वन वाई है अपॉन डी एक्स एन माइनस वन है, वहां पे मैंने लिखा है डी एन माइनस वन। ठीक है, ऐसे आप एक इक्वेशन लिखते हैं जहां पे डी वाई बाई डी एक्स होगा, वो रिप्लेस कर देंगे आप कैपिटल डी से। ठीक है, क्लियर है।
ओके यस मैम। सो सबसे पहले कोई भी गिवन क्वेश्चन है, सीएफ निकालना है या पीआई निकालना है, आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। स्टेप 1, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म। कभी कभी होता है क्या है, क्वेश्चन में ये नहीं गिवन होगा, आपको डायरेक्टली सिंबॉलिक फॉर्म देना होगा, तो यू डोंट हैव टू वरी कि हमें वो पहले का स्टेटमेंट लिखना, नहीं, आप सिंबॉलिक फॉर्म के आगे से कंप्यूट कर सकते हैं, दैट देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में सिंबॉलिक फॉर्म से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ओके सो वंस यू हैव रिटन द सिंबॉलिक फॉर्म में देखिए dn plus a1 dn minus 1 plus a2 dn minus 2 एंड सो ऑन, अब तक an तक जाएगा, और वहां पे क्या होगा, dn minus 2 खत्म हो जाता है, एंड y को बाहर लिख लीजिए, इक्वल टू जहां पे q लिखा है वहां पे आप जीरो करेंगे। वाई? बिकॉज जब भी हम सिंबॉलिक फॉर्म कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा हमारी, अगर q की वैल्यू गिवन है, जब सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो हम q को जीरो मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कीप जीरो इन प्लेस ऑफ q। अगर q गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो जीरो मान के ही करेंगे, बट अगर q की वैल्यू गिवन है, जैसे साइन x है, कॉस x है, कुछ भी गिवन हो सकता है, तो आप यहाँ पे उसको रिप्लेस करेंगे जीरो जब आप सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। क्लियर? Okay, so step number 1, write the symbolic form. Now, step number 2. Step number 2 में what do? You write the auxiliary equation. Auxiliary equation का मतलब होता है जहां जहां पे d given है, ठीक है, हर देखिए हर इक्वेशन में d given है, वहां पे आप रिप्लेस कर दीजिए m से, so it will become m की पावर n plus a1 m की पावर n minus 1 plus a2 m की पावर n minus 2, ठीक है, एंड सो ऑन, कब तक जाएगा, an तक जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, y फिनिश हो जाएगा। जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं तो ये y भी फिनिश हो जाता है, क्यों? बिकॉज ये y को अगर आप यहाँ नीचे ले जाएंगे जीरो के नीचे, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो ये हो गई आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। कोई भी गिवन इक्वेशन है, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, आफ्टर दैट सिंबॉलिक फॉर्म के बाद आप ऑक्सिलरी इक्वेशन भी लिखेंगे। कहीं कहीं ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहा जाता है, सो डू नॉट कंफ्यूज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ऑक्सिलरी इक्वेशन सेम चीज है। ठीक है, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने लिख लिया। नाउ इसका सोल्यूशन जो होता है, अभी मैंने आपको बताया, इट इज गिवन बाय CF प्लस PI। ओके, CF का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो कोई भी गिवन क्वेश्चन है, आपको उसका जनरल सोल्यूशन अगर निकालना है, तो दैट मीन्स यू हैव टू कंप्यूट द CF एंड PI। बट अगर Q की वैल्यू जीरो गिवन है तो सिर्फ आप CF निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए यू नीड Q की वैल्यू। ठीक है, Q अगर आपके पास गिवन होगा तभी आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं, ये हम बाद में बताएंगे, पर जस्ट रिमेम्बर कि अगर Q की वैल्यू जीरो गिवन है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जनरल सोल्यूशन क्या होगा, सिर्फ CF होगा। बट अगर Q की वैल्यू कुछ भी गिवन है तो वहां पे Y की वैल्यू क्या होगी, CF प्लस PI। ठीक है, क्लियर है? नाउ अब CF कौन सा पार्ट होता है, LHS सॉरी PI कहाँ से निकलता है, तो Q का मतलब जो RHS साइड में Q गिवन होगा, ये आप यूज करते हैं टू गेट द सोल्यूशन ऑफ PI। ये पूरा यूज करते हैं यहाँ तक, सॉरी, टू कंप्यूट CF। ठीक है, CF निकालना है तो हम LHS साइड यूज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, PI निकालना है तो हम Q पार्ट यूज करेंगे। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड अगर वो Q के बराबर गिवन है तो वहां पे आपको सिंबॉलिक फॉर्म, ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन आप फाइनली CF जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म,
देन सेकेंड स्टेप गो फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, अब जब ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने निकाल लिया तो जब आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म निकाल लिया, अब सीएफ निकालने के लिए कुछ कंडीशंस गिवन है। ठीक है, कंडीशंस क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। सी, मान लीजिए फॉर दिस सीएफ आपका जो सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है, इट इज dn प्लस dn माइनस 1 टाइम्स a1 प्लस dn माइनस 2 टाइम्स a2 अप टू an, ठीक है, टाइम्स y इज इक्वल टू q। ठीक है, ना ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई, जहां जहां पे d है वहां पे हम m कर देंगे, तो mn प्लस a1 mn minus 1 plus a2 mn minus 2 and so on equal to 0। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के आप रूट्स निकालिए। ठीक है, तो मान लो कि लेट यहाँ पे सॉल्व करने पे आपके पास n रूट्स आ रहे हैं, ये m के n रूट्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, सो उसमें 3 केस बनते हैं, उसी पे आपका आंसर डिपेंड करेगा सीएफ का। केस नंबर 1, अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, मीन्स m की वैल्यू सपोज 1 है 2 है सपोज, ठीक है, तो रूट्स आर रियल ऑल्सो एंड डिस्टिंक्ट ऑल्सो, तब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप लिखते हैं c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं आपको, अप टू cn e की पावर mnx, क्योंकि हमने कहा है कि रूट्स हमारे n है, इसलिए हमने mn तक लिखा है। ओके, दिस इज केस नंबर 1। कब ये होगा, जब रूट्स रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ओके, नाउ केस नंबर 2, अगर रूट्स क्या हो, रियल हो एंड इक्वल आ जाए, यानी कि m की वैल्यू 1 1 हो जाए या 2 2 हो जाए सपोज। ठीक है, m1 मतलब m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m। क्लियर, तो यहाँ पे CF जो लिखेंगे आप लिखेंगे C1 प्लस C2 x ब्रैकेट में e की पावर mx प्लस, अब n तक जाना है ना तो थोड़े और रूट्स लिखते हैं। सपोज C3 एक कांस्टेंट आया जिसकी वैल्यू m3x है। अगर दो रूट्स m1 m2 बराबर होते हैं, कोई भी रूट्स हैं किसी भी इक्वेशन के, m जब आप निकालेंगे तो वहां पे आपको इस तरह से लिखना होगा। और इसके अलावा भी कुछ रूट्स आ रहे हैं जो कि सिंपल रियल और डिस्टिंक्ट है, तो उसके लिए आप पहले फॉर्मूले से प्रोसीड करेंगे, c3e m3x अप टू cn e की पावर mnx। क्लियर, ये केसेस मैंने नोट्स में लिख दिया है, आप देख सकते हो, इसी के बेसिस पे हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ केस नंबर 3, कभी कभी होता है क्या है, रूट्स इमेजिनरी भी आते हैं, ये दीज थिंग्स वी आर अवेयर ऑफ। सो जब रूट्स इमेजिनरी होते हैं, सपोज m की वैल्यू m1 की वैल्यू अल्फा प्लस आयोटा बीटा है प्लस सॉरी m2 की वैल्यू अल्फा माइनस आयोटा बीटा है, अगर ये गिवन है तो CF निकालने का तरीका होता है e की पावर अल्फा एक्स। अल्फा एक्स मतलब रियल पार्ट। ठीक है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोई वैल्यू सपोज आ गई 1 प्लस रूट 2 आयोटा सपोज, तो ये जो 1 है ये क्या है, आपका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये आपका। ठीक है, सो रियल भी हम लिखेंगे CF में, तो वो डिनोट कैसे करेंगे, e की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट C1 cos अल्फा बीटा सॉरी बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स।
क्लियर? ये 3 फॉर्मूलाज हैं टू कंप्यूट सीएफ। सीएफ निकालने के लिए ये 3 फॉर्मूलाज मस्ट हैं। ओके, जस्ट रिमेंबर दीज 3 फॉर्मूला, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर सो फार? एनी प्रॉब्लम? जो प्रॉब्लम है यू कैन आस्क राइट नाउ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े से ट्रिकी है, बट समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट सो मच कॉम्प्लिकेटेड। इज इट क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am. ओके, सो थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। केस 1 के लिए, सपोज यू हैव अ क्वेश्चन, क्यों नहीं लिखते हैं? क्वेश्चन है आपके पास डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 टाइम्स y इज इक्वल टू 0। ये क्या है? इट इज अ सिंबॉलिक फॉर्म। तो जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आपको डी बाई डी एक्स की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या सिंबॉलिक फॉर्म से डायरेक्टली करने को भी आ सकता है। ठीक है, एक स्टेप आपका कम हो गया। सो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 टाइम्स y इज इक्वल टू 0, सिंबॉलिक फॉर्म गिवन है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? टू फाइंड दी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब जहां पे d है वहां पे हम m रिप्लेस कर देंगे। तो m स्क्वायर माइनस m प्लस 2, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्या आप इसके रूट्स निकल सकते हैं? आप लोग ने पढ़ ही रखा है, श्री द्रोणाचार्य लगाइए, यस, दोनों वैल्यूज के फ्रैक्शन निकाल लीजिए। ठीक है, सो एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी? कौन बताएगा? एम माइनस 1 एम प्लस 2, सॉरी, एम माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 1, 2। ओके, फाइन, m की वैल्यू मिल गई। अब ये m की वैल्यू कैसी है? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, CF का फॉर्मूला है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। हमारे पास दो रूट्स हैं, इसीलिए हम दो कोफिशिएंट तक जाएंगे। एक चीज मैं बता दूं, एक चीज बताओ, सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है क्वेश्चन में? टू चेक कि आप लोग कितने कोफिशिएंट तक जा सकते हो, इसके लिए बहुत जरूरी है आप किसी भी क्वेश्चन का देख लीजिए कि हाईएस्ट डिग्री क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो अगर हम देखें हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री हियर? 2. 2। ठीक है, तो 2 मीन्स अगर आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो दो कोफिशिएंट आ सकते हैं, राइट? तो इसीलिए हम जब CF निकालेंगे तो हम यहाँ पे दो कांस्टेंट लेंगे, एक C1 एक C2। कभी कभी आपके बुक्स में क्या गिवन है, C1 C2 नहीं लिया है, वहां पे A B C D ऐसे भी लिया हुआ है। तो A B C D इज नथिंग बट द कांस्टेंट। ओके, आप C1 C2 भी ले सकते हो, इट इज अप टू यू। ओके, तो C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x चेक करने के लिए आप सबसे पहले देख लो कि हाईएस्ट डिग्री क्या है। हाईएस्ट डिग्री से आपको m पता चल जाएगा कि m की कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, 1 2। सपोज क्वेश्चन में ये D3 होता, सपोज, ठीक है, पर रूट्स आपके 1 2 ही निकले, तो कैसे 3 कोफिशिएंट आप लिखते हैं? तीसरे कोफिशिएंट लिखने के लिए अगर वो विजिबल नहीं है तो आप उसको मान सकते हैं 0। ठीक है, इससे कोई आपके क्वेश्चन में चेंज में आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप 0 भी लेके चल सकते हैं। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन 3 ऑर्डर का है और आपके जो रूट्स निकले हैं वो 2 ही आए हैं, तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, m की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2। अंडरस्टूड? आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस ध्यान रखना कि क्वेश्चन चेक करना है कि हमें कांस्टेंट कोफिशिएंट निकालने के लिए कितने कांस्टेंट चाहिए, तो वो कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए यू कैन सी दिस हाईएस्ट डिग्री। अगर हाईएस्ट डिग्री आप देख लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके,
Yes, ma'am. नाउ सी, ये फॉर्मूला है आपके पास। मैम हाँ बताइए। m-1 और m-2 को मल्टीप्लाई करने पे वो इक्वेशन नहीं आ रही है। क्या चीज? तो क्या, अच्छा 3d -2 कितना आ रहा है यहाँ पे, फिर बताइए। m² होगा, देन मैम -2। m-1 और एक m-2 का सेकेंड, प्रोडक्ट करने माइनस, के बाद एक मिनट, m², देन -2m माइनस m एंड -m -3। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा m² -3m +3। ओके, +2। +2, हाँ हाँ। तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे ये 3m है ना कि m। ओके, अब ठीक है क्वेश्चन। यस मैम। जी, ये छोटी छोटी चीज आप देख लोगे, मुझे बेसिकली लॉजिक बताना है आपको। सो m² -3m +2 का आपने रूट्स निकाल लिया, जो कि आई 1 2। अब आपने देखा कि ये जो रूट्स हैं ये किस टाइप के हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट है। तो CF निकालने का आपको फॉर्मूला पता है। ओके, अब आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करोगे। जब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा CF की वैल्यू क्या आएगी, C1 e की पावर m1 के जगह 1 आ जाएगा। तो एज इट इज रख दो x प्लस C2 e की पावर 2x। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? Yes. ओके, अप्लाई क्या किया है हमने, ये वाला फॉर्मूला। नाउ केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2, अगर d² -4d + 4 टाइम्स y = 0, AE क्या होगा आपका, m² -4m + 4 = 0। ये क्या है, ये m-2 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। सी, हाईएस्ट डिग्री क्या है क्वेश्चन में, 2। ठीक है, डिग्री क्या है यहाँ पे, 2। तो मतलब m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो m की वैल्यू क्या आ रही है, 2। बट सिंस डिग्री ट्वाइस है और ये 2 को मतलब ये नहीं है कि आप इसको 0 कर दोगे और m की वैल्यू 2 लिख दोगे। इस 2 का एम्फेसिस है, इसका एम्फेसिस इस तरह से होता है, m-2 m-2 = 0। तो m की वैल्यू क्या आई आपके पास, 2 2। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई डिड लाइक दिस। ओके, ये स्क्वायर जो है इसका इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब है कि m की वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है, 3 बार रिपीट हो रही है, 4 बार रिपीट हो रही है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर ये इमेजिनरी भी आता है तो भी मतलब m की वैल्यू 3 डिफरेंट, मतलब सेम वैल्यू की 3 डिफरेंट इमेजिनरी वैल्यू की। अभी हम एक क्वेश्चन कराएंगे सो यू कैन सी कि उसमें इमेजिनरी पार्ट भी आ रहा है और रियल पार्ट भी आ रहा है। अभी सिंपली एक एक केस पे एक एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 2 2। कोई कंफ्यूजन है इसमें, क्यों मैंने 2 लिखा है? सी, डिग्री 2 है ना, तो m की वैल्यू भी 2 बार ही आनी है, क्योंकि कांस्टेंट कोफिशिएंट जब आप लिखेंगे तो आप 2 वेरिएबल्स तक जाएंगे। ठीक है, C1 एंड C2 कांस्टेंट तक जाएंगे, तो एक ही m की वैल्यू से आप नहीं लिख सकते। सो और m-2 के होल स्क्वायर का मतलब ये है कि m की वैल्यू एक बार 2 है और एक बार m की वैल्यू अगेन 2 है। तो हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, पर स्क्वायर को आप प्लीज ये मत करिएगा कि स्क्वायर का मतलब 0 हो गया तो m की वैल्यू 2। ये बेसिक मिस्टेक है जो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे रूट्स क्या हैं आपके, रियल हैं एंड इक्वल हैं। तो जब रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो CF क्या होता है, C1 + C2 x टाइम्स e की पावर mx। m की वैल्यू क्या है आपकी, 2। अंडरस्टूड? ये हो गया आपका आंसर। m से आपको बस ये आसानी रहेगी कि यू विल गेट टू नो कि कितने कांस्टेंट हमारे पास आ रहे हैं हमारे CF में।
क्लियर? इज इट क्लियर? केस 2 क्लियर है आपको? एनी कंफ्यूजन? No. नाउ केस नंबर 3, जब रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो इमेजिनरी के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 4 टाइम्स वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे श्री धोराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करिए। सो व्हेन यू अप्लाई दिस, ठीक है, तो m की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैंने सॉल्व किया आपके कॉपी में, 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 15/2 आयोटा। ठीक है, अब ये m की वैल्यू मिल गई, डी स्क्वायर है, ठीक है, डी स्क्वायर का मतलब 2 कोफिशिएंट आएंगे, ये ध्यान रखना है। सो दिस इज योर रियल पार्ट and this is your imaginary part. ओके, अब रूट्स किस टाइप के हैं? कॉम्प्लेक्स हैं, इमेजिनरी हैं। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है? 1/2। बीटा की वैल्यू क्या है? √15/2। अंडरस्टूड? नाउ CF क्या होगा आपका? CF का फॉर्मूला था e की पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ये फॉर्मूला है ना? ओके, अब इसको हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? e की पावर 1/2 x C1 cos √15/2 x प्लस C2 साइन √15/2 x। ओके, इमेजिनरी पार्ट हमेशा एंगल के साथ आता है, रियल पार्ट e की पावर में आता है। ओके, क्लियर है? ये आपका आंसर हो गया। इज इट क्लियर? हमेशा Yes, ma'am. हाईएस्ट, देखो यहाँ पे m की वैल्यू, हाँ, हमेशा ध्यान रखना कि हाईएस्ट डिग्री से आपको पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चन में कितने कोफिशिएंट्स आने हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आने हैं, ठीक है? तो इट विल बी इजी फॉर यू टू डिटरमाइन। नाउ कुछ जनरल क्वेश्चंस करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1, डी स्क्वायर, इसी पे हम सेम क्वेश्चन पे हम we will find the particular integral also. D square minus 3D plus 2 times y is equal to 0. ओके, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा आपको? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो m की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी सॉल्व करने पे, इट विल बी 1 and 2। तो CF सिंपल है, C1 एक्सक्यूज मी मैम। यस गौरव। मैम वो दिख नहीं रहा था मैम, वाइट पेज ही आप दिख एक रहा है बार, पूरा। हम्म, पूरा वाइट पेज ही दिख रहा है मैम। व्हाइट पे दिख रहा है मतलब मैम कैसा आ दिख रहा रहा है? है, सही मतलब दिख रहा है मैम। जिनको भाई नहीं दिख रहा मीटिंग वो एक लीव बार करके रिज्वाइन रिज्वाइन कर लो। करो। हाँ, रिज्वाइन कर लो तो ठीक हो जाएगा। ओके। ठीक है, तो CF इज इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे? 2। तो कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स कितने होंगे? 2, C1 एंड C2। ओके, नाउ ये पेज अभी छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल भी सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, d3 minus 2d square plus 4d minus 8 times y is equal to 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे? m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं हम? m स्क्वायर कॉमन कर देते हैं इन दो में, तो यहाँ से हमें मिलेगा m माइनस 2, और यहाँ से हम 4 कॉमन कर लेते हैं तो हमें मिलेगा m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2
देन एक बार क्या हो गई, m की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। नाउ m स्क्वायर प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो m आप लिख सकते हैं प्लस माइनस, सॉरी प्लस अंडर माइनस 4 मैम। 2i, ठीक है। i इसलिए क्योंकि ये आयोटा का पार्ट है, इसलिए हम आयोटा लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि वैल्यू आयोटा आए तो लिखना है, बट जनरल वे में जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है जहाँ पे स्क्वायरिंग होती है, m स्क्वायर प्लस 4 अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो m की वैल्यू अंडर रूट 4 हो गई, तो इसको आयोटा से डिनोट करना फीजिबल है, बिकॉज वी कैन नो कि शायद इमेजिनरी पार्ट आ सकता है, इसीलिए हमेशा आयोटा लेके चलना है, ठीक है। आप बुक में देखोगे कई सारे क्वेश्चन है जिसमें इस टाइप की चीजें गिवन है। एंड वन मोर थिंग, आप लोग एग्जाम्पल सारे प्रैक्टिस करिएगा जितने क्वेश्चंस हैं, और मैं असाइनमेंट अभी आपको दूंगी कि आप लोग को सॉल्व एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल्स लगा के मुझे असाइनमेंट देना रहेगा, ठीक है। जितना भी पार्ट मैंने कराया यूनिट 3 से, यूनिट 4 से एंड यूनिट 5 से, क्योंकि बहुत लोगों ने रिवाइज नहीं किया है डिफरेंशियल इक्वेशन में। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करोगे, किसी ने खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। जितने भी डिफरेंट मेरे क्वेश्चंस थे उसमें से हार्डली 4.5 इज द हाईएस्ट, किसी को इससे ज्यादा नंबर नहीं मिला है। ओके, सो m की वैल्यू 2 है एंड m की वैल्यू प्लस माइनस 2 है, तो जब आप CF लिखेंगे, आप यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, ठीक है, तो 3 डिग्री का मतलब है, अब m की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 e की पावर 2x, ओके। प्लस, अब प्लस माइनस आयोटा है, तो प्लस माइनस आयोटा का मतलब e की पावर, अच्छा यहाँ पे देखिए दिखाई नहीं दे रहा है बट यहाँ पे एक जीरो है, रियल पार्ट मतलब जीरो है, 0 प्लस माइनस 2i है, ठीक है इसका आंसर। सो जब हम यहाँ पे ये लिखेंगे तो रियल पार्ट में हम 0x लिखेंगे, अल्फा की जगह 0 आ गया, x एज इट इज हो गया। अब उसके बाद C2 cos, अब बीटा का मतलब 2 है तो इट विल बी 2x प्लस C3 cos, सॉरी साइन 2x, क्लियर। ये हो गया आपका CF, अंडरस्टूड। m की वैल्यू 2 आई और m स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 2 आयोटा, मीन्स m की वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही, क्योंकि ये स्क्वायर है हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए चेक करने के लिए, चेक करना चाहो हाईएस्ट डिग्री 3 है, C1 C2 C3 मतलब 3 कोफिशिएंट्स कांस्टेंट कोफिशिएंट होंगे ही होंगे, ओके, भले आपके पास m की वैल्यू 2 दिखाई दे रही है, अंडरस्टूड। यस मैम। नाउ अगेन वी विल लीव दिस पार्ट, यहाँ पे हम हमारा क्वेश्चन करेंगे PI का। नाउ एक d4 प्लस 2d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, m की पावर 4 प्लस 2 की पावर m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर कॉमन कर देते हैं, सो वी विल गेट m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ओके। तो m स्क्वायर एज इट इज, इसके बाद m प्लस 3 एंड m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या होगी, देखिए m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 सबसे पहले, राइट, तो m की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होनी चाहिए 0 0। अब देखिए यहाँ पे डिग्री 4 है, तो इसलिए 2 बार 0 लिखेंगे तो हमारे कांस्टेंट में C1 C2 भी कांस्टेंट जुड़ेगा, ओके। सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, फिर m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 0 0 हो गया m स्क्वायर की वजह से, देन m प्लस 3 की वजह से क्या हो गए माइनस 3, ओके। एक काम करते हैं, पहले छोटी वाली वैल्यू लिख लेते हैं 1, m इक्वल टू 1, देन m इक्वल टू माइनस 3, ये हो गई वैल्यू आपकी m की। हाईएस्ट डिग्री क्या है 4, तो कितने रूट्स मिलने चाहिए 4, ओके। अगर n रूट्स हैं
तो यानी कि m की वैल्यू क्या होगी, n रूट्स होंगे। बट अगर n की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 है तो m कितने होंगे, 3 रूट्स होंगे। अंडरस्टूड। तो m की वैल्यू यहाँ पे 0 0 1 कॉमा -3। अब इसका आप CF लिखिए। रूट्स किस टाइप के हैं, रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो CF इज इक्वल टू, और ये दोनों क्या है, रियल एंड इक्वल हैं, तो इसको हम साथ में लिखेंगे C1 प्लस C2 x, C1 प्लस C2 x e की पावर 0x प्लस C3 e की पावर x, ओके, प्लस C4 e की पावर -4x। ये हो गया आपका CF का आंसर। वन मोर थिंग, बुक्स में क्या हुआ है, अच्छा कोई चीज e की पावर 0 कितना ही होती है, e की पावर 0 कितना होता है, मैम 1 ही तो होगा। 1 होता 1 है, में ठीक, 1। तो अगर e की पावर 0x है तो वो भी क्या होगा, 1, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आप बुक में देखेंगे तो ये जो वैल्यू है इसको पूरा 1 ट्रीट किया गया है, कहीं कहीं आपको रिजल्ट इस टाइप से ही मिल जाएगा। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। इस पार्ट को आप इमेजिनरी, मतलब यू नो कि यहाँ पे e की पावर 0x होगा, तभी ये पार्ट दिखाई नहीं दे रहा, बट इट इज देयर। ओके, इट्स जस्ट दैट कि आप लिख भी सकते हो, आप इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हो अपने क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद आप चाह के इसको लिख सकते हो ऐसे C1 प्लस C2 x प्लस C3 e की पावर x प्लस C4 e की पावर -4x। आप यहाँ पे भी ला सकते हो या इस फॉर्म में भी अपना आंसर छोड़ सकते हो। ओके, क्लियर। Yes, ma'am. इट इज फॉर योर नॉलेज, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बेसिक चीजें हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन। इस पे जितनी एक्सरसाइज, ये चैप्टर 2 है, मैं बुक बना के डाल दूंगी। आप लोग का काम ये है कि यू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल्स कम दिए हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन है, सो यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। ऑड क्वेश्चंस ले लो, इवन क्वेश्चन ले लो, प्रैक्टिस करो इसको, तभी, क्योंकि CF निकालना क्लियर हो जाएगा तो PI निकालने में PI टिपिकल है, तो CF में आपका हाथ सेट होना चाहिए। तो D-1 होल स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बाय इक्वल टू 0। हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री हियर, बताइए। मैम 4। कैसे, सी यहाँ से y m वाला स्क्वायर, मतलब d स्क्वायर। यस यहाँ से m मैम, की d स्क्वायर पावर, प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो वो हम्म, 4। ठीक है। चलिए अभी हम क्लियर करते हैं, आपने सही बोला है, बट उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोफिशिएंट्स ध्यान में रखते हुए काम करना है। m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे सॉल्व करने, प्लस m-1 का होल स्क्वायर का रिजल्ट क्या होगा, 1 1, राइट, 2 बार होगा ना, m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1, सो इट विल बी 1 1। नाउ m स्क्वायर प्लस 1 एक बार, और यहाँ ही यहीं पे लिख देते हैं m स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, -1 टाइम्स ये, तो इट इज व्हाट, ये आयोटा की वैल्यू होती है, यस मैम। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1, ठीक है। सो दिस इज प्लस माइनस, एक सेकेंड, प्लस माइनस आयोटा, एंड m स्क्वायर प्लस 1 अगेन, so दिस इज प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ पे m की वैल्यू है प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा, ये लिखना जरूरी है, छोड़िएगा नहीं। नाउ CF क्या होगा आपका, 1 2 3
4.6 रैंक वाले। CF कितना होगा? सी यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, तो दोनों चीज के लिए हमें लिखना है। ओके सो एंड यहाँ पे अब देखिए CF सबसे पहले रियल पार्ट के लिए C1 प्लस C2 x टाइम्स e की पावर x, ये हो गया आपका रियल पार्ट। नाउ इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे दिखाई दे नहीं है बट इट इज हियर, इट इज 0, यानी कि रियल पार्ट है, तो e की पावर अल्फा x की जगह 0x टाइम्स C3 प्लस C4 x cos x, बीटा की वैल्यू 1 है, प्लस C5 प्लस C6 x sin x। कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि why I have taken 2 coefficients here and 2 coefficients here? दोनों आयो मतलब दोनों में वाली सेम है, आयोटा ही है। वो नहीं कह रही बेटा, मैं ये कह रही हूँ कि कोफिशिएंट मैंने 2 क्यों लिए हैं यहाँ पे। C3 मेरा काम तो C3 से भी हो सकता है ना, C3 cos x प्लस C4 cos sin x। Why I have taken मैम C3 प्लस C4? डिग्री 4 है इसलिए। यस डिग्री 4 है इसलिए। सी आपने m-2 का अलग रखना चीजें, तो m-2 की चीजें जब आप अलग रखोगे तो आपको पता है कि आपका कंप्यूटेशन कहाँ तक है, सिर्फ यहीं तक है। नाउ जब आप m² प्लस 1 के होल स्क्वायर को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट डिग्री 4 है, इसलिए यहाँ पे 4 कांस्टेंट कोफिशिएंट चाहिए, इसीलिए C3 प्लस C4 x टाइम्स cos x है। ओके देन C5 प्लस C6 x sin x है, तो 4 मतलब हाईएस्ट डिग्री 4 थी, इसीलिए यहाँ पे 4 कांस्टेंट कोफिशिएंट है। क्लियर? ये ध्यान में रखते हुए आपको काम यस करना मैम। है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमसे मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन में, तो इसका ध्यान रखना। रियल पार्ट का अलग हो गया वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट का अलग हो गया, बट जब CF लिखते हैं तो हम साथ में कंबाइन करके लिख देते हैं। रिजल्ट दोनों का अलग अलग रहेगा, जस्ट यू हैव टू मर्ज इट एंड राइट इट। ओके ये बस ध्यान में रखना। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर CF पार्ट। नाउ व्हाट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल? कोई बता सकता है पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल पे ध्यान रखना क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है बट इम्पोर्टेंट है। सपोज एफ डी, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन थी, मैंने फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया, एफ डी टाइम्स वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर अभी तक क्या था, देखिए क्यू गिवन नहीं था, आपको 0 था क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 थी, इसीलिए वी नो कि हमें CF कहाँ तक निकालना है, सिर्फ CF निकालना है, PI नहीं निकालना। बट व्हाट इफ अगर आपको Q भी गिवन है, तो जब Q भी गिवन है तो आपको क्या करना होगा, जनरल सोल्यूशन सिर्फ CF पे डिटरमाइन नहीं करेगा, इट विल डिटरमाइन ऑन Q आल्सो। तो Q निकालने के लिए हमें PI का सोल्यूशन निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी टाइम्स वाई इज इक्वल टू क्यू है, सो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा PI निकालने के लिए, ठीक है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है तो y इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ डी, ठीक है। y इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ डी किया। अब इसमें कुछ जनरल रूल्स हैं, ठीक है। रूल क्या है कि रूल नंबर वन सेज कि अगर q की वैल्यू e की पावर ax टाइप की है, ओके, तो इसके लिए इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू e की पावर ax अपॉन एफ डी। ओके अब क्या करना है, ये जो x के साथ कोफिशिएंट है, पावर में जो x की कोफिशिएंट है, यानी कि ये जो a है,
इस a की वैल्यू आपको पुट करनी है अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में, अपने फंक्शन में, तो इट विल बिकम e की पावर ax अपॉन fa। बट देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन क्या है कि अगर a की वैल्यू पुट करने पे ये fa आपका 0 हो जाता है तो ये फीजिबल नहीं है, क्योंकि यू ऑल नो कि अगर कोई वैल्यू e की पावर ax से अपॉन 0 है, ये रिजल्ट नहीं हो सकता, इनडेफिनेट है। ठीक है, सो हमें इस टाइप का रिजल्ट नहीं चाहिए। उस केस में आपको क्या करना होगा, अगर मान लो fa की वैल्यू 0 होती है, सो यू हैव टू डू व्हाट, यू मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर विथ x एंड डिनोमिनेटर यानी कि ये जो fd था इसका एक और डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए, यानी कि f डैश डी निकालिए। और ये कब तक आप डिफरेंशिएट करेंगे, जब तक a की वैल्यू पुट करने पे ये 0 ना हो, रिजल्ट आपका कोई वैल्यू मिलना चाहिए। अगर ये, अब जैसे मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, मान लीजिए 3d प्लस 3 है, ठीक है, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, यानी कि मेरी a की वैल्यू अगर सपोज -1 है, तो ये क्या होगा, ये 3 की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये a की वैल्यू अभी मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे 3d प्लस 3 का मैं एक डिफरेंशिएशन करूंगी, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे वैल्यू 6। तो अब ये जो 6 है यहाँ पे क्या है, ये नॉन जीरो है, तो जब ये नॉन जीरो है वहां पे आप रोक देंगे अपना क्वेश्चन, ठीक है, वहां पे आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, अभी मैं क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगर fa की वैल्यू इक्वल 0 हो जाती तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, x का मल्टीपल न्यूमरेटर में करिए और नीचे जो f डैश फंक्शन था उसका f डैश d निकालिए, यानी कि उसको फिर से डिफरेंशिएट करिए। अब वंस यू हैव डिफरेंशिएटेड, इसके बाद पॉसिबल है कि x की वैल्यू, अब आप अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं ax f डैश a, यहाँ पे क्या हो सकता है कि fa की वैल्यू नॉन जीरो है। ठीक है, सो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे और यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल यहीं से हमें कैलकुलेट करना है। ओके, बस ये तब तक करना है जब तक f डैश a नॉन जीरो हो जाए, जहां ये f डैश a नॉन जीरो हुआ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, सो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो ये क्वेश्चन था पीआई का, बस फॉर्मूला ध्यान रखिएगा क्या करना है। Meantime, if you have any problem, you can ask. Okay. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, जीरो के जगह लेट अस टेक एट, जिसे हमने रूल नंबर 1 अप्लाई करना है, तो e की पावर 4x ले लेते हैं। cf तो एज इट इज रहेगा, cf में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि हमें पता है q को हम 0 लेके ही ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं और हमारा cf निकलता है, तो cf में कोई चेंज नहीं है। pi के लिए आप क्या करेंगे, pi के लिए आप इस इक्वेशन को लिखेंगे y इज इक्वल टू e की पावर 4x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। ओके, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, राइट? अब ये बताइए a की वैल्यू 4 करने पे क्या ये वैल्यू 0 होती है, करिए। नो मैम। नहीं होती है ना, सो अब आप यहाँ पे जब नहीं हो रही, नॉन जीरो है, तो दैट मीन्स आपको डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा e की पावर 4x डी स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा e की पावर 4x, यहाँ पे हो जाएगा 16 एंड 18 माइनस 12 6। ओके, तो अब जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या होगा, CF प्लस PI। ओके, अब CF की वैल्यू आपने निकाली थी C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस PI की वैल्यू क्या आई ये,
तो e की पावर 4x अपॉन 6, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? ये तो छोटा सा पार्ट है, पर कहीं कहीं ट्रिकी क्वेश्चन भी है जहाँ पे साइन आ गया है या प्रोडक्ट इंटीग्रल है, तब वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है। या मान लीजिए e की पावर 4x के साथ यहाँ पे साइन भी गिवन है, तो क्या करना होगा, e की पावर 4x का पर्टिकुलर इंटीग्रल सेपरेट निकालना पड़ेगा, देन साइन x के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर इंटीग्रल अलग निकालना होगा। ओके, क्लियर? दिस मच क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नाउ Yes, ma'am. सेकेंड में चेंजेस करते हैं। ये सब नोट्स में गिवन है, यू डोंट हैव टू वरी, इट्स ऑल आई हैव सॉल्व्ड एंड आई हैव डन इट। ओके, तो e की पावर अगर 2x है, ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं होना है, एज इट इज रहे, सॉरी CF में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल रिमेन लाइक दिस। PI के लिए क्या होगा, PI क्या होगा, y इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 8। बताइए, a की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो क्या होगा रिजल्ट नीचे का, डिनोमिनेटर? अगर a की वैल्यू 2 रखते हैं तो d क्यूब क्या हो जाएगा 8, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा d स्क्वायर मतलब 4 4 2 8, देन ये हो जाएगा प्लस 8 और ये माइनस 8। तो यानी कि ये वैल्यू क्या है, पूरी की पूरी 0 है। तो आपको क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम a की वैल्यू 2 अभी पुटअप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा fa क्या है, 0 हो जा रहा है, हमें fa क्या चाहिए, नॉन जीरो चाहिए। So differentiate it one time and multiply with x in the numerator. तो x into e की पावर 2x अपॉन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3d स्क्वायर राइट माइनस 4d प्लस 4। ओके, अब a की वैल्यू 2 पुट करके फिर से चेक करिए, तो क्या होगा, a की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो d स्क्वायर का मतलब 4 4 3 12 माइनस 4 2 8 प्लस 4 कितना होगा, मैम आई 8. थिंक 8 होगा ना। तो इट इज अ नॉन जीरो, fa क्या है हमारा, इट इज नॉन जीरो, ठीक है। सो हम यहीं तक डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अब आप वैल्यू रख दीजिए, तो x e की पावर 2x और यहाँ पे अभी हमने फाइंड किया है तो ये क्या होगा, 8 होगा। एक सेकेंड, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको क्या करना होगा, 3 2 का स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस 4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x e 2x अपॉन 8 हो जाएगा। यहीं पे कर देते हैं, x e 2x अपॉन 8। तो आपका y क्या हो जाएगा, CF प्लस PI, CF कितना निकला है, ये दिस प्लस दिस, क्लियर, ये वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, अंडरस्टूड? यस मैम। ठीक है, सो इस तरह से हम CF निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 सेज कि अगर कोई फंक्शन है डी स्क्वायर भी है उसमें, यानी कि d2y बाई dx स्क्वायर है और d है, जनरली हमारा फंक्शन इसी तरह होता है, ठीक है, डी स्क्वायर भी होता है और dx बाई dy भी होता है। अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू साइन ax के बराबर है या सेम चीज cos x के साथ है, वर्किंग इज सेम, तो how you will find is y is equal to sin ax upon f d square minus d। अब ध्यान क्या देना है, यहाँ पे जो आप a की वैल्यू d में सब्स्टिट्यूट करेंगे वो सिर्फ d स्क्वायर के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे, नॉट d। अभी तक क्या था, हमने केस 1 में d की वैल्यू मतलब a की वैल्यू को d में पुट कर दिया, अब वेदर इट इज स्क्वायर वेदर इट इज क्यूब इट डजंट मैटर, बट नाउ क्या है, a की वैल्यू वही सब्स्टिट्यूट होगी जहां पे d स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर d क्यूब टाइप का है तो यानी कि d स्क्वायर d,
अंडरस्टूड। तो अब डायरेक्टली यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह आप मान लीजिए एक्स ए रख दिया, पर a इंटू डी इस टाइप का फॉर्म ही मिलेगा, ये ध्यान में रखना है। तो हम सिर्फ a की वैल्यू डी स्क्वायर के साथ रिप्लेस करेंगे। एंड वन मोर कंडीशन, जब आप a की वैल्यू डी स्क्वायर में पुट करते हैं तो यू हैव टू डू द स्क्वायर ऑफ a, मतलब a की वैल्यू अगर 2 है तो उसका स्क्वायर विथ अ माइनस साइन। ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट अप होगी कहाँ पे, डी स्क्वायर में। ओके, यानी कि अगर a की वैल्यू 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर। अंडरस्टूड। ये बस छोटी सी प्रॉपर्टी है, ध्यान देना है कि जब साइन एक्स टाइप का क्वेश्चन है, साइन ए एक्स टाइप का है, तो a की वैल्यू जब आप डी स्क्वायर में पुट करेंगे तो आप a का स्क्वायर करेंगे विद अ माइनस साइन, चाहे वो कॉस हो चाहे वो साइन हो, इट डजंट मैटर। ओके, क्लियर है दिस मच? यस मैम। ओके, सो जब आप इसको करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, साइन ए एक्स अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर माइनस डी। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सपोज अगर 0 हो जाती है, ठीक है, किसी तरह अगर डिफरेंशिएट करने पे तो वो 0 हो जाएगी। अभी 0 क्यों किया वो मैं बताऊंगी, लीस्ट कोफिशिएंट का भी एक फॉर्म है लीस्ट वैल्यू। सो एफ माइनस ए स्क्वायर कॉमा 0। ओके, ये एक रूल नंबर 2 का एप्लीकेशन है टू कंप्यूट y। फाइन, नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये क्लियर हो जाएगा। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 times y is equal to cos 2x. वर्किंग इज सेम फॉर साइन ऑल्सो cos x, बस जहाँ पे साइन है वहां पे cos आ जाएगा, बाकी a का रिप्लेसमेंट जैसे बताया है वैसे ही होगा। तो स्टेप 1 मैं CF डायरेक्टली लिख दे रही हूँ क्योंकि मैंने आपके नोट्स में कंप्यूट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, 3n माइनस 1। तो CF होगा आपका C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर माइनस x। ओके, ये हो गया CF। अब PI की बारी है। PI के लिए y इज इक्वल टू cos 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3। ठीक है, क्या करना है, जहां पे 2 है वहां पे डी स्क्वायर अगर है आपके पास तो आपको रिप्लेस करना है, अगर डी स्क्वायर नहीं है तब क्या करेंगे वो भी अभी आएगा। सो 2 का क्या रिप्लेसमेंट होगा, 2 का स्क्वायर विद अ माइनस साइन, तो यानी कि -4, राइट। तो ये हो जाएगा cos 2x अपॉन डी स्क्वायर की जगह -4 पुट करिए, 2d एज इट इज रहेगा प्लस 3। क्लियर। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 2x, यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x अपॉन -1 माइनस 2d। आप क्या करिए, माइनस को भी बाहर ले जाइए, तो जब माइनस को बाहर ले जाएंगे तो हम माइनस बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा 2d प्लस 1। फाइन, माइनस हम आखिरी में सॉल्व करेंगे इसीलिए हमने बाहर करा है। ठीक है, माइनस बाहर कर दिया, नीचे क्या हो गया 2d प्लस 1। नाउ सी, आप इस d को एज इट इज नहीं छोड़ सकते, डिफरेंशिएशन कैसे छोड़ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, d बाई डी एक्स नहीं छोड़ सकते। अभी तक हमें कोई भी रिजल्ट ऐसा नहीं मिला है जनरल सॉल्यूशन कि जिसमें d बाई डी एक्स हो। तो हमें क्या करना होगा, इस d को रिमूव करना है। इन ऑर्डर टू रिमूव इट आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इन ऑर्डर टू रिमूव टू दिस d क्या करेंगे आप, मैम इंटीग्रेट। नहीं, यू नीड टू परफॉर्म रैशनलाइजेशन हियर। ठीक है, सो रैशनलाइजेशन करेंगे 2d यस मैम। माइनस 1 से अपॉन 2d माइनस 1 से। यू ऑल नो कि a प्लस बी a माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे तो y क्या हो जाएगा आपका, माइनस बाहर रखिए,
तो इट विल बी cos 2x 2d minus 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 4d स्क्वायर राइट माइनस 1। अब सी a की वैल्यू क्या है 2 d स्क्वायर नीचे मिल गया। अब आप रिप्लेस कर सकते हो नॉन जीरो सॉरी तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस cos 2x 2d minus 1 अपॉन क्या हो जाएगा डी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा -4 यानी कि a का स्क्वायर विद अ माइनस साइन। तो a की वैल्यू क्या थी 2 तो a का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4 और 4 विद अ माइनस साइन। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 -4 -1। इसको सॉल्व किया तो यू विल गेट व्हाट माइनस cos 2x काम करते हैं 2d minus 1 cos 2x एज इट इज रखते हैं अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा -17 राइट। अब क्या करिए इस 2d का मल्टीप्लिकेशन cos x से इस 1 का मल्टीप्लिकेशन cos 2x से तो इसको हम करेंगे तो क्या मिलेगा 2d टाइम्स cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस cos 2x अपॉन -17। हम ऐसे छोड़ नहीं सकते ना d को तो हम क्या करेंगे 2d को डिफरेंशिएशन कर देंगे cos 2x से। सो ये क्या हो जाएगा आपका cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मैम -2 sin x -2 sin 2x -2 sin 2x ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका -2 और 2 क्या हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 4 sin 2x ओके माइनस cos 2x अपॉन -17। ओके अब ये माइनस साइन को चाहो तो पूरा बाहर ले जाओ फ्रैक्शन कर लो तो y की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो होगी 4 sin 2x प्लस cos 2x अपॉन 17 राइट। अब आपने CF पहले से कंप्यूट कर रखा है तो y क्या हो जाएगा आपका CF प्लस PI। CF की वैल्यू थी C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर -x प्लस दिस वैल्यू तो ये क्या होगा 4 sin 2x प्लस cos 2x अपॉन 17। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर मैम -4 क्यों लिए थे ये नहीं मतलब क्या चीज माइनस मैम क्यों माइनस लिए थे cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 sin 2x नो आता है मैम ना। इस ऊपर ऊपर डी स्क्वायर की जगह मतलब -4 क्यों लिए थे कहाँ पे डी स्क्वायर की जगह -4 क्या लिया था ये रूल है एक्चुअली। यस मैम जैसे अभी हमने रूल देखा था जब a की वैल्यू आपके पास इस टाइप का फॉर्म है अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास y कुछ गिवन है सपोज cos ax है अपॉन कुछ यहाँ पे वैल्यू गिवन थी fd ठीक है। तो जब अभी हमने इससे पहले e की पावर ax का देखा था तो हम क्या कर रहे थे सिंपली a की वैल्यू उठा के d में पुट कर देते थे। अब वो d क्यूब है d स्क्वायर है बट इसमें एक कंडीशन है कि अगर d स्क्वायर होगा नीचे तभी आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं ठीक है। या d क्यूब है तो d स्क्वायर इंटू d टाइप का रिप्लेसमेंट हो सकता है या d4 है तो d स्क्वायर हो सकता है। तो a को यहाँ पे रखने के लिए यहाँ पे d स्क्वायर चाहिए था तो a की वैल्यू जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट है तो हम पहले a का स्क्वायर करते हैं ओके। आफ्टर दैट स्क्वायर करने के बाद इसमें एक माइनस साइन अटैच करके हम d स्क्वायर में पुट करते हैं ये इसका कंडीशन है ठीक है। मैम एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा तो a की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे एंड अगर ऐसे हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा तो डी स्क्वायर। हाँ अभी और भी ट्रिकी चीजें आएंगी तो ये तो छोटी सी चीज है ठीक है। ओके तो ये ध्यान में रखना छोटा सा रूल है रूल्स अच्छे से याद रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं ओके। सो दिस इज इट। अब इसके अलावा
अगर तीसरा रूल मैं जिस वीडियो से मैंने देख के लेक्चर प्रिपेयर किया है मैं आज शेयर कर दूंगी। अगर आप लोग को कोई कंफ्यूजन है तो आप उससे देख सकते हो। सी अब क्या है इस क्वेश्चन में, अब अगर आपके पास एक्स स्क्वायर और एक्स टाइप का है, यानी कि पावर टाइप का क्वेश्चन है, एक्स एन टाइप का क्वेश्चन है, या एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स की पावर 4 हो सकता है, प्लस कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं। अगर इस टाइप का फंक्शन है और क्यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या एक्स क्यूब है, तब आप क्या करते हो, यहाँ पे अगर किसी को बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है तो बाइनोमियल के रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, so y is equal to x square plus x upon fd। अब इसमें the thing is कि यहाँ पे हम ये मैंने x इसलिए लिख रखा है कि हम देखिए आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, मान लो डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4, इसमें लीस्ट डिफरेंशिएशन क्या है, लीस्ट, हाईएस्ट तो डी स्क्वायर है, लीस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे डी की, मैम 0। ये d की 1 है और यहाँ पे भी एक d है जो कि विजिबल नहीं है, तो d की वैल्यू 0 है। तो हम क्या करते हैं, लीस्ट डिग्री से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कॉमन निकालते हैं, एंड आफ्टर दैट जब कॉमन निकालते हैं तो वो एक बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्म होता है। इसीलिए हम अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो वहां पे हम लीस्ट डिग्री डिटरमाइन करेंगे, देन लीस्ट डिग्री को हम कॉमन करके उसका इनवर्स कर देंगे, जब इनवर्स करेंगे तो हम वहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन निकाल के उसको ओपन करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो ठीक क्लियर हो जाएगा। ओके, सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एफ डी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो बाइनोमियल एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर 1 प्लस एक्स की पावर -1 है तो ये होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अगर 1 माइनस एक्स की पावर -1 है तो ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये तब वैलिड है जब आपके क्वेश्चन में जो आपका क्यू है वो इस टाइप का गिवन हो। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल व्हेन देयर इज दिस टाइप क्यू, अगर इस टाइप का गिवन है। अगर साइन एक्स है या एक्स स्क्वायर, अगर एक्स की पावर एन एन का क्वेश्चन है तो यू हैव टू नो कि वहां पे हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में इस टाइप का। ठीक है, ओके, सो ये एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं फिर आई विल स्टॉप, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी, कल मैं क्लास लूंगी तो मैं आपको बाकी आगे का पढ़ा दूंगी। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 टाइम्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स एन पावर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, टू फाइंड द सी एफ। ठीक है, सी एफ निकालना है। तो सी एफ जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, C1 e की पावर -x आएगा प्लस C2 e की पावर 3x आएगा। ओके, क्योंकि हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल पे ध्यान देना है इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, y को लिखना होगा। तो y इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3, राइट। नाउ टेल मी, यहाँ पे जो ये नीचे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसमें लीस्ट डिग्री किस टर्म की है, लीस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है 3। यहाँ पे एक d मान के चलो कि d की पावर 0 है, तो यहाँ पे लीस्ट डिग्री क्या है 3। जो कॉमन लेंगे तो लीस्ट डिग्री कहाँ पे 3 के साथ एसोसिएटेड है, तो वी विल टेक दिस 3 एज कॉमन।
और इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जब लीस्ट डिग्री आपको मिल गई 3, तो हम इसको जब कॉमन ले जाएंगे तो कॉमन ले जाके क्या मिलेगा आपको, आई एम डूइंग दैट, एक्स स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2d अपॉन 3 प्लस d, राइट? इज इट क्लियर? सॉरी यहाँ पे d नहीं है, सॉरी इट इज 1। ओके ठीक है। अब क्या करो, ये पूरी की पूरी वेरिएबल को बाइनोमियल एक्सपेंशन आइदर इन दिस फॉर्म या इस फॉर्म 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 या 1 प्लस एक्स टू द पावर -1, इसके फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। तो जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आप 1/3 बाहर कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d अपॉन 3, ये पूरा का पूरा ऊपर ले जाएंगे विथ अ माइनस साइन -1। ओके, और एक्स स्क्वायर को बाहर कर दो। समझ में आया क्या किया? ये पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ पे किया था, इसको मैंने ऊपर ले गई और इसका इन्वर्स कर दिया। तो ये किस तरह का फॉर्म हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर 1 का इन्वर्स, राइट? सॉरी, ये ब्रैकेट यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब समझ में आया क्यों बाइनोमियल एक्सपेंशन की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि हम ऐसे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई सब्स्टिट्यूशन अप्लाइड है ना कुछ है। सो हम इसको जब तक ब्रेक नहीं करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में, हम डी स्क्वायर और 2d को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन किया और नीचे के डिनोमिनेटर को हमने ऊपर ले गए। सबसे पहले y को लिखा एक्स स्क्वायर बाय डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3। ओके, लीस्ट टर्म निकाला, लीस्ट डिग्री फाइंड किया, लीस्ट डिग्री किसकी है, 3 की। तो 3 हमें एलिमेंट मिल गया, इसको हमें कॉमन करना है। तो जब 3 कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2d बाय 3 प्लस 1। अब ये पूरे के पूरे डिनोमिनेटर को आप इसको क्या करो, न्यूमरेटर में ले जाओ। तो जब आप न्यूमरेटर में ले गए 1/3 बाहर, ये यहाँ पे नीचे था, यहाँ पे क्या होगा 1/3। सो 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d बाय 3 टू द पावर -1। अब अप्लाई दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन रूल, ये पहला वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, अब ये सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/3 बाहर करो। ओके, 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर माइनस 2d अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू एक्स स्क्वायर। नाउ टेल मी वन थिंग, कि मैंने यहाँ पे एक्स क्यूब क्यों नहीं किया, माइनस एक्स क्यूब क्यों नहीं किया? कौन बताएगा? मैम हाईएस्ट डिग्री तो 2 ही है ना। एग्जैक्टली देखिए, अगर आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये सिर्फ 2 ही बार तक आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए हमें d की वैल्यू, मतलब जो d कंसिडर करेंगे वो d2 तक ही कंसिडर कर सकते हैं। अब d क्यूब हो गया या d की पावर 4 हो गया, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो अब हमारे क्वेश्चन में जहां जहां d स्क्वायर है, सिर्फ हम d स्क्वायर तक वैल्यू लिखेंगे, टर्म्स को यूज करेंगे, और जैसे ही d स्क्वायर से एक्सीड होता है वो टर्म्स को हम निग्लेक्ट करेंगे। इस तरह से हम इसको ब्रेक करते हैं। तो देखो क्या होगा, y इज इक्वल टू 1/3, 1 का एज इट इज। अब क्या करो, इस माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर दो डी स्क्वायर माइनस 2d बाय 3 से, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 2d बाय 3 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर? क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो 2 ही बार डिफरेंशिएट हो सकता है, इसीलिए हम d2 कंसिडर करेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। नाउ सी, यहाँ पे देखो, ये d स्क्वायर को अगर आप स्क्वायरिंग करते हो तो ये d की पावर 4 हो जाता है, राइट? तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे।
कंसिडर क्या करेंगे, सिर्फ ये, क्योंकि इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4d स्क्वायर, सो वी कैन कंसिडर दिस, राइट। समझ में आया क्यों क्या करना है यहाँ पे। ये जो x स्क्वायर है इसका बहुत बड़ा एम्फेसिस है टू डिटरमाइन, ये ब्रेक करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे -2d + 3 को, तो ये हो जाएगा +4d स्क्वायर अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर। ओके, हाईएस्ट डिग्री x की 2 है, इसीलिए हम डिफरेंशिएशन ट्वाइस करते हैं। तो इसलिए जहां जहां हमारे d2 तक है हम सिर्फ वो टर्म्स को यूज करेंगे, और जो d2 से d स्क्वायर से अबव हो रहे हैं उसको हम हटा देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर। तो अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। अब ये x स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन अभी करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 2d/3। अब इसमें क्या करो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3d स्क्वायर - 4d स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 1 + 2d/3। ओके, सो 2d/3 + d स्क्वायर अपॉन 9 x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब क्या करो, इस x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर दो पूरे के पूरे क्वेश्चन में, तो y हो जाएगा 1/3 बाहर, ये हो जाएगा x स्क्वायर + 2d/3 डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का प्लस d स्क्वायर बाय 9 x स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दो क्वेश्चन को, तो x स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ x स्क्वायर क्या होता है 4x, तो ये हो जाएगा, सॉरी 2x, तो 2x से मल्टीप्लाई 2/3 2x हो गया, प्लस d स्क्वायर 2x d स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर का होता है 2। हम 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 2/9। ओके, तो आपका फाइनल रिजल्ट होगा 1/3 x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 3 प्लस 2/9। ओके, सो फाइनल y की वैल्यू क्या होती है CF प्लस PI। CF आपने निकाल रखा था, दैट वाज C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर 3x प्लस ये पूरा का पूरा PI, तो PI क्या है 1/3 x स्क्वायर प्लस 4x/3 प्लस 2/9। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अंडरस्टूड? एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन है, पर अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि किस टर्म को रखना है और कैसे जनरल टर्म कॉमन टर्म निकालना है, तो इट विल बी इजी फॉर यू। एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन, एनीवन? एनी कंफ्यूजन? ओके, सो दिस इज इट। ओके, अब एक जो टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पास वो होता है dq प्लस d स्क्वायर नो मैम। ओके प्लस d टाइम्स y इज इक्वल टू e की पावर -x प्लस cos x प्लस x स्क्वायर। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे रूल नंबर 1 भी अप्लाई हो रहा है, रूल नंबर 2 भी अप्लाई हो रहा है और रूल नंबर 3 भी अप्लाई हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इन तीनों पार्ट को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। ओके, तो साइमल्टेनियसली मैं हिंट दे रही हूँ, बाकी इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। तो y की वैल्यू जो होगी जब आप निकालेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू इसमें डिफरेंस अपॉन में आ जाएगी, यहाँ पे तो ये हो जाएगा e की पावर -x d³ प्लस d स्क्वायर प्लस d प्लस cos x अपॉन d³ प्लस d स्क्वायर प्लस d प्लस x स्क्वायर अपॉन d³ प्लस d स्क्वायर प्लस d। ठीक है, इस तरह से हम इसका PI निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए तो सिर्फ इतना सा आपको कंसिडर करना है, तो उसका कोई इशू नहीं है, पर PI के लिए आपको इस तरह से अब आप प्रोसीड करोगे।
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। e की पावर -x का अलग सोल्यूशन, इसका अलग सोल्यूशन। आप क्या कर सकते हो, आप एक एक पार्ट को अलग भी कर सकते हो, तीनों को कंबाइन कर सकते हो, या एक ही क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो। मेरा सजेशन है कि एक साथ सॉल्व करना, इससे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है, साइन एंड ऑल की। तो ट्राई दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करके कल बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है आपका। अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटा सा क्वेश्चन और है, प्लीज नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लेना। d² - 3d + 2 टाइम्स y इज इक्वल टू, जो हमने कॉस के साथ किया है आप साइन के साथ करिएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट, ये दोनों आप प्रैक्टिस करके बताइएगा, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं कंबाइंड पीआई का क्वेश्चन, ठीक है। एक होता है कंबाइन, यानी कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है, एक होता है प्रोडक्ट, यानी कि e की पावर x इंटू cos x टाइप का क्वेश्चन अगर होगा तो वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। बट बिफोर दैट यू प्रैक्टिस दीज टू क्वेश्चंस, ओके। इसको सॉल्व करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं आपको। Any problem in any of the questions, CF में, PI में? Any problem so far? Is it clear to all? See, आप लोग देखिए 1-2 यूनिट आपकी बहुत आसान है, इट्स नॉट सो कॉम्प्लेक्स कि आप नहीं कर पाओगे, बट 3-4-5 को आप लोग ने निग्लेक्ट किया, और आपके रिजल्ट से पता चल रहा है कि पूरी क्लास ने यूनिट 3 पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दो होंगे जिनको 4.5 मार्क्स मिले हैं, वरना गर्ल्स में एक दो हैं जिनने किया है, बॉयज में शायद एक दो हैं जिनने किया, अदरवाइज पूरी की पूरी क्लास ने यूनिट 3 पे ध्यान ही नहीं दिया है। तो आप ये सोच रहे हो कि 1-2 करके आप अच्छे मार्क्स अटेन कर लोगे, तो दैट इज प्रॉब्लम, ठीक है। तो यूनिट 3-4-5 पे भी ध्यान दीजिए, नोट्स आपके पास हैं, समझा दिया है, अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ओके। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरे पास सिर्फ एक सोल्यूशन बचता है कि मैं आपका रिवीजन टेस्ट लूंगी, और रिवीजन टेस्ट का मतलब ये है कि जो आपके असाइनमेंट के मार्क्स हैं वो उसी के बेसिस पे मिलेंगे। तो इफ यू वांट कि मैं ये ना करूं तो आप प्रैक्टिस करिए अपने एंड पे, अदरवाइज मैं तो रिवीजन के टाइप के क्वेश्चंस दूंगी और उसी पे असाइनमेंट के मार्क्स दूंगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिएगा, कल बताइएगा कि क्वेश्चन का आंसर निकला कि नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट असाइनमेंट में ये यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं बताऊंगी कि असाइनमेंट में आपको करना क्या है, ठीक है। मैम ये यूनिट 5 के कौन से टॉपिक के अंदर ये CF और PI आते हैं? ये पूरा का पूरा पहला टॉपिक है, ये पूरा जो आपका यूनिट है उसमें लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल को इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, अभी हम वो कर रहे हैं। सेकंड मेथड था जो, देखिए उसमें सिर्फ ये था कि लीनियर हायर ऑर्डर में आपको CF निकालने के लिए बताना था फ्रॉम दिस टॉपिक, बट द थिंग इज कि वो PI के लिए भी यूज होता है, और मैंने क्या किया, रॉन्स्कियन मेथड नहीं बताया है पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए, जो आपके बुक्स में मेथड गिवन है मैंने वो यूज किया है। रॉन्स्कियन मेथड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें प्रूफ की जरूरत थी, एंड वो टिपिकल हो जाता आपके लिए, तो वो रॉन्स्कियन मेथड नहीं करना है। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मैं मेथड बता रही हूँ आपको वो करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉली आइलर शायद मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन है, वो टॉपिक हम करेंगे, एंड लास्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो 3 टॉपिक मींस आई थिंक 2 या 3 टॉपिक एक पर्टिकुलर इंटीग्रल में प्रोडक्ट का केस है, तो वो कल हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वेरिएशंस वाला मैं टॉपिक आई थिंक
थर्सडे फ्राइडे में या मैं लेके कंप्लीट करूंगी आपका, ठीक है। आई विल टेल यू कि कब क्लास होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में मैं आपका यूनिट 5 कंप्लीट कर दूंगी। ओके मैम। Okay, so you all can leave the class, take the screenshot and practice the question and come. And आपकी क्लास की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 30 रहती है, इट इज नॉट राइट 30 बच्चों को इसका मतलब कुछ नहीं आ रहा होगा, तो टेल योर फ्रेंड्स टू अटेंड द क्लासेस, अदरवाइज मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही लोग के लिए प्रॉब्लम है। ओके और एक चीज आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि आप लोग को नंबर ऑफ पेजेस का एक लिमिट दिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि एयू में भी एप्लीकेबल है, वहां पे 20 पेजेस है, यहाँ पे शायद 18 या 17 है। आप लोग को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 18 पेजेस के अंदर बोथ साइड आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। आप 18 के ऊपर पेजेस यूज करते हो या सपोज 17 है, आई डोंट नो, मैं एक जनरल एग्जांपल ले रही हूँ। सो अगर आप 18 के ऊपर करते हो तो आपका वो 19th पेज या 20th पेज करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा पेपर 18 पेज या 17 पेज जो भी इंस्ट्रक्शन में गिवन है उन पेजेस के तहत ही सॉल्व करके कंप्लीट करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। मैम और कैसे कंडक्ट कराएंगे? क्या ऑनलाइन होगा, मतलब मीन्स घर यस से मैम, करना है। ऑनलाइन तो होगा, बट देन मतलब पेपर कैसे आएगा एंड देन कैसे लिखना होगा? बेटा वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको 1 तारीख से शुरू हो जाएंगे, और जस्ट डू वन थिंग कि A4 साइज पे प्रैक्टिस करो, A4 साइज पे ही करना होगा। या एक काम करना, मेरे ख्याल से आई थिंक कि रूल वाले पेपर्स भी आते हैं A4 में, तो अगर वो मिलते हैं वो ले लीजिएगा, आपके लिए फीजिबल होगा। जिनको प्रॉब्लम है A4 में लिखने के लिए तो दे कैन टेक द रूल पेपर, उस पेपर को यूज करके आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। फर्स्ट पेज के लिए डिटेल्स ध्यान रखना, अपना रोल नंबर, एनरोलमेंट, क्लास, सेमेस्टर, ये सब चीजें, सब्जेक्ट कोड, ये सब चीजें आपको फिल करना है। ये 5 चीजें ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पेज पे, और पॉसिबिलिटी है शायद कि सेकंड थर्ड पेज पे भी आपको लिखना पड़े, क्योंकि हुआ क्या था जब हम लोग ने 6 सेमेस्टर का ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया था तो बहुत से बच्चों ने रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर ही नहीं लिखा, तो नाम के बेसिस पे कॉपी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर याद कर लीजिए, जो भी एग्जाम हो एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर लिखना है, वो आपकी आइडेंटिटी है, आपका नाम आइडेंटिटी नहीं है कॉलेज में। योर आइडेंटिटी इज योर रोल नंबर एंड योर एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें साफ से लिखा करिए। और इसका आपको पीडीएफ कंपाइल करके अपलोड करना है। टोटल यू विल बी गेटिंग 4 आवर्स, 3 आवर्स विल बी राइटिंग, 1 आवर इज फॉर द अपलोडिंग, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉलेज के पोर्टल पे ही अपलोड होना है, ओके। एंड द थिंग इज कि अगर कॉलेज के पोर्टल पे अपलोड नहीं होता, समटाइम्स ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है टेक्निकल ग्लिच की वजह से, तो आप लोग को एक ऑप्शन दिया जाएगा ईमेल का, तो वो ईमेल पे भी आप पेपर मेल कर सकते हैं, बट इट इज एक्सेप्टेबल विद इन द 4 आवर्स। अगर 9 से पेपर शुरू हो रहा है तो 9 से 11, 12, सॉरी 9 से 10, 10 से 11, 12, 1 बजे तक, 1 बज के 1 मिनट पे आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप भेज भी देते हो तो वो करेक्शन नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना। 15 मिनट पहले अपलोड कर दो, इट इज बेटर, बट डिले मत करना, आखिरी मोमेंट तक लिखते मत रहना, क्योंकि पीडीएफ बनाने में समय लगता है, ठीक है। तो मार्जिन लेके 15-20 मिनट का चलना, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम। और कोई मेरे को कॉल करके बोलेगा तो मैं तो कुछ नहीं हेल्प कर सकती उसमें, ये आपकी आउटलुक है, ये आपको समझना है। अब आखिरी मोमेंट तक जो 3 आवर है वो सफिशिएंट है पेपर करने के लिए। अब आराम आराम से मत करना, समझ लेना कि ऑफलाइन बैठ के कर रहे हो कॉलेज में, उस स्पीड के साथ करता कि हमारे पास सिर्फ 3 आवर्स है, ठीक है। रेस्ट टाइम इज टू रीड, ठीक है। रीड करो, पीडीएफ को प्रॉपर मैनर में अपलोड करो, ठीक है। 1 by 1 पेजेस को अपलोड करो एंड यू कैन डू इट, ठीक है। एक मतलब ये सोल्यूशन काम करेगा कि नहीं, आप एक काम कर सकते हो, स्पाइरल कॉपी खरीद लेना, लंबी वाली जो होती है A4 की, यस मैम, उसमें मैम वो A4 साइज की भी आती है।
हाँ A4 साइज की भी आती है, रूल भी रहते हैं उसमें, तो आप उसको यूज करके आप अपना एग्जाम देख सकते हो। और वो जो स्पाइरल का बॉर्डर आ रहा होगा उसको क्रॉप कर देना, मार्जिन बनाना, एक फ्रंट मार्जिन, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और एक बॉटम मार्जिन, एक टॉप मार्जिन बना के हर एक पेज पे ऊपर अपना एटलीस्ट एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर मेंशन कर देना, और सब्जेक्ट, ताकि उससे क्या हो कि आइडेंटिफाई, अगर बाई चांस किसी तरह से अगर पेपर मिस हो जाते हैं, ऐसे ऐसा होता नहीं है, पीडीएफ बना है, बट हुआ था ये प्रॉब्लम, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ फ्रॉम द एक्सपीरियंस कि इस चीज को करते हुए हर पेज पे अपना टॉप पे चाहो तो एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर लिख देना, ठीक है। सो यू कैन डू दैट वे, एक ही चीज पेपर के लिए। और दूसरा थिंग वन, कि किसी किसी का अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, तो शायद आपके कॉलेज वेबसाइट में 1 तारीख से पोर्टल खुल रहा है टू चेंज योर नंबर, ठीक है। अगर वो ऑनलाइन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ऑफलाइन जाके चेंज करवा लीजिएगा, क्योंकि जो आपने नंबर दिया होगा कॉलेज में, उसी नंबर पे आपका रजिस्टर, वही उसी नंबर पे रजिस्टर्ड लिंक आएगा, और उसी लिंक के थ्रू आपको अपना पेपर अपलोड करना होगा, क्वेश्चन पेपर भी वही आएगा, और उसी लिंक के थ्रू आपको अपना पेपर अपलोड करना होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, अभी मीटिंग हुई थी तो उसमें डिसाइड हुआ है, बाकी ये इंस्ट्रक्शंस आपको आएगा भी आपके पास पोर्टल पे, तो आप रीड कर सकते हो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसी टाइप का होगा, तो आप देख लेना, ठीक है, चीजों को ध्यान से करना। और फर्स्ट टाइम है आपके लिए, एंड दूसरी चीज ये कि ऑनलाइन हो रहा है, तो प्लीज बैक मत लगने देनी अपना, इतना करके आना पेपर कि बैक ना लगे, ठीक है, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऑनलाइन में बैक लग गई तो फिर इट इज, फिर कोई वर्थ ही नहीं है ना आपकी, ये चीज समझ के करना। बहुत से होंगे जो ऑनलाइन में भी सीरियसली नहीं ले रहे होंगे, तो उनके लिए है, ठीक है। और जिनने क्लासेस नहीं करी है उनको बहुत पढ़ने की जरूरत है। आदर्श मिश्रा आपके लिए भी है, बहुत से बच्चे हैं जिसमें आशुतोष केसरवानी एंड ऑल, बहुत लोग हैं जिनका मुझे समझ में आ गया कि उनको मैथ्स में बहुत वीक है, तो आपको थोड़ा सा बढ़िया से करना, क्योंकि घर से बैठ के ऑप्शन तो बहुत अच्छा है कि घर से करना है, हम आराम से कर लेंगे, देख के कर लेंगे, बट जब करने पे बैठोगे ना तो नहीं हो पाता है, तो पहले से पढ़ लो तो इट विल बी बेस्ट, ठीक है। और सेकेंड सेशनल की डेट मैंने बता दी है, 8, 9, 10 आपको रहना है कॉलेज में, ओके। इन केस अगर कोई बच्चा है जिसका फर्स्ट सेशनल और सेकेंड सेशनल नहीं हुआ है सपोज, तो उसका मेकअप एग्जाम होगा, मैं एक मेकअप एग्जाम का चांस दूंगी, 10 नंबर का, फॉर द प्रैक्टिकल ऑल्सो, फॉर द थ्योरी ऑल्सो, उसमें आप कवर अप करिएगा, ठीक है। बट इट इज फॉर द एब्सेंट स्टूडेंट, नॉट जिनने कर लिया है पेपर, ठीक है, जो एब्सेंट है सिर्फ उन्हीं के लिए मेकअप एग्जाम होता है, वेदर इट इज थ्योरी, वेदर इट इज प्रैक्टिकल। हम सेकेंड सेशनल में कौन कौन से यूनिट आएंगे? बेटा यूनिट 4, 5 दोनों आएगा, ओके मैम। मैम यूनिट 2 नहीं, अच्छा वो तो सर का है, ठीक है। वो सर से आप पूछ लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग यूनिट 3 तो नहीं रहेगा, यूनिट 4, 5 रहेगा, ठीक है। ओके मैम। सो यू कैन लीव द क्लास, आप लोग रेस्ट करिए। थैंक यू मैम। अंश पांडे, आपने ये टीसी सबमिशन डेट टाइम क्या मैसेज किया है, व्हाट इट इज? थैंक यू मैम। अंश पांडे, अंश पांडे प्लीज ओपन योर माइक एंड टेल मी। मैम ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोल रहे हैं मैम। ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या आपने नहीं जमा किया है? हाँ शायद मैम वही बोल रहा हूँ। ये अंश पांडे कहाँ है? Why he is not opening his mic and answering? थैंक यू मैम। Ansh Pandey, open your mic and tell me what are you trying to say? Okay, then you call me
in the weekdays, then I will tell you what you have to do. You have to submit your TC, I think. Otherwise you will not get your अपना, जब कॉलेज से आप ग्रेजुएट करेंगे तो आपको यहाँ से टीसी नहीं मिलेगा जब तक आपकी पुरानी टीसी जमा नहीं होती है. मैम Yes. मैम माइक और मतलब जब पेपर देंगे तो ये वीडियो एंड माइक ऑन रहेगा? ये सब मुझे नहीं पता है, ये मैंने मतलब आई हैव नॉट कंडक्टेड इट, तो आई डोंट नो. देयर इज अनदर टीम दैट इज सेइंग दैट, बट मान के चलो कि घर से कर रहे हैं तो फ्रीडम तो है ही है. अब ऑनलाइन हो रहा है कि ऑफलाइन हो रहा है ये मुझे नहीं पता है. हो सकता है कि जूम के थ्रू खुला हो कि आपको ऑनलाइन करना है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल टीम बैठी है तो दे कैन सी दैट कि चीटिंग इंश्योर करने के लिए दे कैन डू दिस थिंग. तो मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में. एंड मैम अगर नंबर चेंज करना होगा, हम्म. अगर पोर्टल से नहीं हुआ तो वो हम लोग अपने डिपार्टमेंट में आके करवाएंगे या नहीं मेन डिपार्टमेंट में नहीं, आप ये सब काम रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है. ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करके आपको अपना नंबर अपडेट करना होगा. बट जनरली हुआ क्या है कि ऑनलाइन करा गया है, तो हो सकता है फर्स्ट से आप लोग को ये चांस मिल जाएगा, कल या परसों से एक्टिव हो जाएगी लिंक, तो आप वहीं से अपना नंबर अपडेट करा सकते हैं. ठीक है, एंड आई Okay, होप ma'am. सबकी फीस जमा हो, क्योंकि अगर आपकी फीस जमा नहीं है तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. अपलोड हो जाएगा, कॉपी करेक्शन हो जाएगा, पर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो अगर किसी की फीस ड्यू है तो उसको क्लियर कर लीजिए. ठीक है, और रोल नंबर्स आपको पता ही है अपने, 411 से आपकी सीरीज स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखिएगा. मिस्टेक मत करिएगा, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, बहुत लोग कर लेते हैं. ओके, यू कैन लीव. ओके मैम, थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am.